हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी नोट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे फ्लक्स और ईएमएफ के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट थिंग, इंट्रोडक्शन की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? इट इज अ फेनोमेना ऑफ इंडक्शन, मतलब इंड्यूस्ड हो रहा है इंडक्शन। जो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रखा है, इंडक्शन क्या होता है आप लोगों को पता होगा। ऑफ ईएमएफ बाय वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ जो है वो इंड्यूस होता है। उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ओके। तो मैग्नेटिक फ्लक्स है क्या जो कि चेंज हो रहा है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज नथिंग बट द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन एरिया नॉर्मली इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, व्हाट वाज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन एरिया इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वैसे अब मान लो अगर ये एक एरिया है, ठीक है, तो इसमें से टोटल नंबर ऑफ जितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे? फ्लक्स। तो फ्लक्स इज नथिंग बट वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। तो फ्लक्स को क्या लिख सकता हूं मैं? बी ए कॉस थीटा, राइट। अब थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अच्छा, अब एरिया वेक्टर जो है वो कहां होगा? एरिया वेक्टर विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू सरफेस। अब ये सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर में होगा एरिया वेक्टर। ये हम लोग फर्स्ट चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं कि एरिया वेक्टर कहां होगा। एरिया वेक्टर विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। ओके, तो थीटा किसके बीच का एंगल है? सरफेस सॉरी मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। ठीक है, प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का नहीं, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। ठीक है, ओके। तो अब यहां से इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट विल बी वेबर। क्या हो जाएगी इसकी एसआई यूनिट? वेबर। ठीक है, याद रखेंगे। चलो, अब अगर n टर्न्स होंगे तो n से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कॉइल मैग्नेट एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। अब एक कॉइल है, उसके सामने एक मैग्नेट है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? जैसे मैं मैग्नेट को आगे मूव करूंगा तो गैल्वेनोमीटर में जो है डिफ्लेक्शन दिखाएगा। अब डिफ्लेक्शन दिखाने का मतलब क्या है? करंट है। व्हाट डज गैल्वेनोमीटर डू? इट डिटेक्ट द करंट। करंट है या नहीं है, प्रेजेंस ऑफ करंट को डिटेक्ट करता है। तो जैसे मैं मैग्नेट को आगे लेके जाऊं तो क्या होगा? गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखाएगा। उसका मतलब क्या है? कि प्रेजेंस ऑफ करंट। ठीक है, और जैसे मैं इसको पीछे लेके आऊं, किसको? मैग्नेट को पीछे लेके आऊं, तब भी क्या होगा? डिफ्लेक्शन होगा। किसमें? डिफ्लेक्शन विल टेक्स प्लेस इन गैल्वेनोमीटर बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अब मान लो पहले वाले में ये डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिखा रहा था कि जब मैं आगे लेके जाऊं, तो जब पीछे लेके आऊंगा तो ये डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिखाएगा। तो उसका मतलब क्या होगा? कि जो करंट है इनिशियली जब आगे लेके जाएंगे तो करंट प्रोड्यूस होगा, जब पीछे लेके आएंगे तब भी करंट होगा बट इन रिवर्स डायरेक्शन। ठीक है, ओके। अब इसको अगर स्टिल छोड़ देंगे, मतलब आगे लेके जाके या पीछे लेके आके रोक देंगे इसका, अगर वेलोसिटी इसकी जीरो कर देंगे तो तब क्या होगा? तब डिफ्लेक्शन जो है जीरो हो जाएगा। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ? कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है, अच्छा लास्ट पॉइंट भी देख लेते हैं। अगर वेलोसिटी इसकी इंक्रीज कर दूं, राइट, मतलब आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करता रहूं, तो डिफ्लेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा यानी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दिखाएगा, शोइंग मैक्सिमम करंट। अच्छा, अब इसका कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि अगर कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी है, ठीक है, क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी है, तब जो है करंट इंड्यूस होगा उसके अंदर। ठीक है, तो देखते हैं। When the magnet is pushed towards the coil, the galvanometer shows deflection indicating the presence of current. मैंने कहा था अगर when magnet is taken away from the coil, the galvanometer again shows deflection but in opposite direction indicating the presence of reverse current. Okay. When the magnet was brought to rest, galvanometer again shows zero deflection. Deflection नहीं दिखाएगा जब रेस्ट पे होगा तब. If the velocity of the magnet was increased during the motion, the galvanometer shows more deflection indicating more current. Easy, easy, right? नेक्स्ट चलो आगे बढ़ते हैं। कॉइल कॉइल एक्सपेरिमेंट। अब कॉइल एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। अब दो अलग अलग कॉइल्स हैं, ठीक है। ये एक में की है, एक में गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो जैसे मैं की को क्लोज करूंगा तो क्या होगा? गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखाएगा बट तुरंत ही जीरो हो जाएगा। अगर क्लोज करके ही रखूं तो क्या हो जाएगा? तुरंत ही जीरो हो जाएगा, फर्स्ट वाला। अब अगर की को ओपन करूं तो नो डिफ्लेक्शन इंडिकेटिंग नो करंट। देखो, as soon as the key is closed, the galvanometer shows deflection, but then within a moment returns to zero. Deflection दिखाएगा फिर वापस से जीरो हो जाएगा। Okay. If the key K is kept closed, अगर उसको क्लोज ही रखेंगे तो there will be no deflection. ठीक है, नेक्स्ट, if key is open तब क्या होगा? The galvanometer again shows deflection but in
रिवर्स डायरेक्शन। गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, देखो सबसे पहले अगर क्लोज करेंगे तो डिफ्लेक्शन दिखाएगा, फिर अगर क्लोज ही रख देंगे तो जीरो हो जाएगा, फिर अगर ओपन करेंगे तो डिफ्लेक्शन दिखाएगा इन ऑपोजिट डायरेक्शन इंडिकेटिंग रिवर्स करंट। फिर इफ द की इज ओपन एंड क्लोज अगेन एंड अगेन रैपिडली बार बार करते रहेंगे तो ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखाएगा, जिसकी वजह से ज्यादा करंट भी प्रोड्यूस हो सकता है। इजी। तो जो जो हम लोगों ने कॉइल मैग्नेट के लिए पढ़ा था वो कॉइल के लिए भी वैलिड हो सकता है, ऑल्सो होल्ड्स गुड। ठीक है, दोनों के लिए सही हो सकता है, सेम थिंग पढ़ रहा है राइट। अगर रिलेटिव मोशन होगा तभी जो है दोनों के बीच में इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे के दो लॉज हैं, फैराडे के दो लॉज हैं। सबसे पहली लॉ, इट स्टेट्स दैट व्हेनेवर देयर इज अ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग विद द कॉइल चेंजिंग, मतलब जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स जो है चेंज हो रहा होगा, देन देयर इज एन ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल। क्या होगा, तो मान लो अब यहाँ पे मैग्नेट एक सरफेस है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास है, इसका फ्लक्स कुछ 10 वेबर, जैसे इसमें फ्लक्स में चेंज आया 10 की जगह 12 11 10 कुछ भी हो, अगर जैसे ही चेंज आया तो वहां पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होना शुरू हो जाएगा। कब तक डेवलप होगा, जब तक चेंज रहेगा तब तक। अगर फिर वापस से वो 10 पे आ गया तो ईएमएफ इंड्यूस चला जाएगा, राइट। समझे, पहला लॉ क्या बोलता है, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, जैसे चेंज आया मैग्नेटिक फ्लक्स में 10 से 12 हुआ तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ, जैसे वापस 12 से 10 हो जाएगा ईएमएफ चला जाएगा। नो, whenever there is a change in magnetic flux there is an EMF induced in the coil and it will last until the change। जब तक चेंज है तब तक EMF होगा, चेंज नहीं होगा तो EMF भी नहीं होगा। देन सेकंड लॉ की बात करते हैं। अब सेकंड लॉ क्या है, इसी का जो EMF मिल रहा था उसकी वैल्यू बता रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ EMF इंड्यूस्ड, मतलब जो EMF मिल रहा था ऑफ द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, मतलब डी फाई बाई डी टी के बराबर था, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर था। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूँ, E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, अगर n टर्न्स होंगे तो n डी फाई बाई डी टी लिख सकता हूँ, इजी। चलो आगे बढ़ते हैं, यही थी उसकी सेकेंड लॉ। बट सेकेंड लॉ जो है उसमें थोड़ा सा मिस्टेक था, वो क्या था और उसको किसने करेक्ट करा, लेंज अंकल ने, लेंज लॉ, दैट इज करेक्शन। किसका करेक्शन, लेंज मेड अ करेक्शन टू फैराडेज सेकेंड लॉ, दैट द इंड्यूस्ड ईएमएफ is such that it tends to produce a current which opposes the change in magnetic flux। मतलब देखो अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा था, 10 से 12 हो रहा था, राइट, तो मतलब बढ़ रहा था, तो ईएमएफ ऐसा इंड्यूस होगा कि उसको घटाएगा। मतलब जो भी हो रहा है, अगर बढ़ रहा था तो घटाएगा, अगर घट रहा था तो बढ़ाएगा, मतलब जो भी हो रहा है उसके ऑपोजिट में ही काम करेगा, वो डायरेक्शन होगी किसकी, ईएमएफ की। तो द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट टेंड्स टू प्रोड्यूस अ करंट, जो भी ईएमएफ होगा तो करंट भी होगा, क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर है, तो यहाँ से करंट भी होगा। तो जो करंट प्रोड्यूस होगा दैट विल अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अगर बढ़ रहा है तो उसको घटाएगा, अगर घट रहा है तो उसको बढ़ाएगा, दैट प्रोड्यूस इट। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, E वाज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी, राइट, तो ये माइनस एन डी फाइव बाई डी टी हो जाएगा, सिर्फ एक माइनस का साइन लगाना था, ठीक है, वो छोटा सा मिस्टेक था। डन, माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, ठीक है, ओके। अब मान लो कि एक कॉइल है, अब इसके आगे है अगर मैं एक नॉर्थ पोल रख दूं, चलो देखते इधर देखता हूं, ये एक कॉइल है, ठीक है, इसके आगे मैंने क्या किया, नॉर्थ और साउथ रखा। साउथ के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी ऐसे, ओके, अब आ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड कहां है, मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड, ये लूप को ऐसे मानिए, ठीक है, मैग्नेट को इधर मानिए, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है तो इसमें करंट कौन सी डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन में। अब मैं क्या करूंगा कि ऑपोजिट में लगाऊंगा, अब इधर इंक्रीज हो रहा है, राइट, तो मैं क्या करूंगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाऊंगा। तो इस डायरेक्शन में क्या होगी, हमारी इंड्यूस करंट की ये डायरेक्शन होगी, हमारी इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, हमारे इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन होगी ये वाली, ये हो जाएगी हमारे इंड्यूस करंट की, मतलब एस कौन सी डायरेक्शन होगी, क्लॉकवाइज, ऐसे 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 क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर वही नॉर्थ पोल होगा तो एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ पोल के लिए एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी ऐसे, ठीक है। चलो ये दोनों चीजें याद रखनी। अब आगे बढ़ते हैं, हाँ देखो अब उसी का एग्जांपल दिया, व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज मूव्ड टुवर्ड्स द कॉइल, नॉर्थ पोल को जब मूव करेंगे तो क्या होगा, जैसे मूव करेंगे तो ये कॉइल है,
इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ऐसे डेवलप होनी चाहिए। देखो अब ये मैग्नेटिक फील्ड आगे जा रही है, ठीक है, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या हो रहा है, अगर करंट ऐसा हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ेगी। अब क्या करना है, करंट को मतलब मैग्नेटिक फील्ड को घटाना है, तो हम लोग करंट कैसा प्रोड्यूस करना होगा, करंट प्रोड्यूस करना होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर करंट ऐसा होता तो मैग्नेटिक फील्ड आगे आती, तो करंट को ऐसा कर देंगे, राइट, तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये वाली, ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी हमारी करंट की। अब अगर दूर जा रहा है, दूर जा रहा है मतलब मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है वो, ओके। अब दूर जा रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहा था, तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करने का ये क्या है, इंक्रीज तो ऐसा ही करता है, राइट। तो ये वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी हमारी करंट की, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। इसमें इंक्रीज हो रहा था तो हम लोगों ने डिक्रीज किया ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस करंट डाल के, इसमें डिक्रीज हो रही थी, इसी वजह से हम लोगों ने क्या किया, इंड्यूस करंट की वजह से इंक्रीज कर दिया, ठीक है। इंड्यूस करंट ऐसे गया तो इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड जाना शुरू हो जाएगी, ठीक है, ओके। देखो व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स द कॉइल, द ईएमएफ oppose a change, hence a north pole is formed at the end of the coil and the direction of the current is anti-clockwise, ठीक है। देखो बढ़ने की वजह से क्या किया, इसने नॉर्थ पोल को कॉइल के एंड पे प्रोड्यूस कर दिया, नॉर्थ पोल क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस करेगा, राइट। हाँ, तो वही अगर दूर जा रहा होगा तो when it is taken away from the coil the EMF again opposes the change going away, hence the south pole is formed at the end। मतलब ये दूर जा रहा है तो यहाँ साउथ पोल अगर करेंगे तो दोनों नजदीक आ जाएंगे, राइट, अट्रैक्ट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। ये कम करना चाह रहा था, हम लोग क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, तो डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी क्लॉकवाइज। सिमिलरली इसमें भी होगा, अगर साउथ पोल होगा तो पहले जब नजदीक आएगा तो इंक्रीज हो रही थी, ठीक है, ऐसे आने पर इंक्रीज हो रही थी, तो हम लोग यहाँ साउथ पोल क्रिएट कर देंगे जिसकी वजह से रिपल हो जाए और मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो जाए। अगर इसमें देखेंगे तो डायरेक्शन पीछे जा रहा है, मतलब डिक्रीज हो रही है मैग्नेटिक फील्ड, तो हम लोग इधर नॉर्थ पोल क्रिएट कर देंगे जिसकी वजह से अट्रैक्ट होंगे और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। लेंज लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, बिकॉज if the south pole is formed instead of north, even with a gentle push the magnet would move with a very large acceleration। क्या होगा, देखो मान लो इधर, अब इधर क्या करना था, इधर साउथ था और इधर नॉर्थ था, जब ये आगे जा रहा था तो हमें क्या प्रोड्यूस करना था, इधर साउथ प्रोड्यूस करना था। इंस्टेड अगर मैं इधर नॉर्थ पोल ये कर दूं, ठीक है, नॉर्थ पोल प्रोड्यूस कर दूं तो क्या होगा, ये जो मैग्नेट है बहुत जल्दी इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है, वही कह रहा है। देखो साउथ पोल की जगह इंस्टेड ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ की जैसे कि ये इसके लिए कह रहा है, देखो ये अगर ऐसा जा रहा होता, मूविंग अवे के लिए कह रहा है, देखो अगर मान लो ऐसे जा रहा होता तो हम लोग यहाँ साउथ पोल क्रिएट करेंगे, साउथ की जगह अगर मैं क्या करूं, सॉरी नॉर्थ पोल क्रिएट करेंगे, नॉर्थ की जगह अगर मैं साउथ क्रिएट कर दूं, ठीक है, इंस्टेड ऑफ नॉर्थ अगर मैं साउथ पोल क्रिएट कर दूं तो क्या होगा, थोड़े से पुश होने पे ये बहुत दूर जाके पड़ेगा, क्या होगा, थोड़े से पुश होने पे बहुत दूर जाएगा क्योंकि दोनों के बीच में बहुत रिपल्शन हो जाएगा, ठीक है। तो विच वेरी लार्ज एक्सेलरेशन विच इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो नहीं कर रहा था, इसीलिए जो हमारी लेंज लॉ इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि अगर यहाँ साउथ है और दूर जा रहा है तो इधर नॉर्थ ही प्रोड्यूस होगा जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट करे और नॉर्मली इक्विलिब्रियम में रहे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्रेडिक्ट द पोलैरिटी ऑफ द कैपेसिटर, इस कैपेसिटर की पोलैरिटी चाहिए। अब देखो नॉर्थ है इधर, ठीक है, तो नॉर्थ की वजह से करंट ये आगे जा रहा है तो इधर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर भी एक नॉर्थ वाला ये इंड्यूस करंट डालेंगे। नॉर्थ का इंड्यूस करंट कौन सी डायरेक्शन में होगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये वाली डायरेक्शन, इधर जो करंट की डायरेक्शन होगी ये वाली होगी। अच्छा, अब इधर साउथ आ रहा है तो इधर हम लोगों को साउथ प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो इधर जो डायरेक्शन होगी वो क्लॉकवाइज होगी, मतलब ऐसी ऐसी, ठीक है। तो अब इसकी छोड़ो और इसकी देखो, क्यों, क्योंकि हमें कैपेसिटर की ये चाहिए पोलैरिटी। अब देखो कहां से निकल रहा है, बी से निकल रहा है, तो मतलब उधर पॉजिटिव होगी और ए की तरफ नेगेटिव होगी, तो कैपेसिटर की पोलैरिटी कुछ ऐसी होगी। डन, इजी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाँ, प्रेडिक्ट द डायरेक्शंस ऑफ इंड्यूस्ड करंट्स इन द मेटल रिंग 1 and 2, ओके, laying in the same plane where current I is increasing। अच्छा, करंट I जो है इंक्रीज हो रहा है। अब पहले I की वजह से क्या करेंगे हम लोग, नहीं इनमें से चलो देखते हैं।
अब आई की वजह से क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे कि इधर क्या होगी और इधर क्या होगी, तो ऐसे, ठीक है, आगे की तरफ। तो इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड जो है अंदर होगी, और इधर अगर देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, बाहर होगी, ठीक है। अच्छा, अब इधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, अगर इसमें इसको मुझे क्या करना है, करंट जो है इंक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स भी इंक्रीज हो रहा होगा, तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड क्या करनी है, डिक्रीज। तो इसके ऊपर ऐसा करंट लगाऊं, ऐसी डायरेक्शन में करंट लगाऊं जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आनी चाहिए, बाहर, क्योंकि यहाँ अंदर है, राइट। अगर मैं बाहर मैग्नेटिक फील्ड लगा दूं, वो करंट की वजह से बाहर अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, यानी फ्लक्स में फ्लक्स भी क्या होगा, कम होगा। ओके, तो अब बाहर प्रोड्यूस करने के लिए ऐसे ऐसे लगाना पड़ेगा, राइट। अगर ऐसे लगाएंगे तो ये क्या होगा, कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब नॉर्थ पोल क्रिएट होगा इधर। अब इसमें अंदर की तरफ, सॉरी इसमें बाहर की तरफ है, तो अब ऐसा लगाना पड़ेगा कि अंदर चला जाए, तो ऐसे इस डायरेक्शन में हमारा इंड्यूस करंट होगा, तो क्या होगी, हमारी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, यानी ये साउथ पोल क्रिएट करेगा इधर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ क्रिएट होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, बाहर वाले को वो कम करती हुई दिखाई देगी, जिसकी वजह से हमारा फ्लक्स जो है वो कम होता चला जाएगा, चेंज इन फ्लक्स विल बी डिक्रीजिंग, ठीक है। हाँ, तो ये क्वेश्चन भी सेम है, होमवर्क की तरह आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा। मैं कल आप लोगों अगर नहीं बताएंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अ कॉइल ऑफ एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया कितना है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर स्क्वायर इज 10 पावर माइनस 2, 10 पावर माइनस 4, तो क्या हो जाएगा 100 इंटू 10 पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। ओके, is kept at an angle of 30 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, वो कॉइल जो है 30 डिग्री पे, मान लो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, जो हमारे कॉइल रख ले हम लोग वो क्या है 30 डिग्री पे है, तो एरिया वेक्टर कहां होगा, एरिया इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, ये वाला, तो अब ये 30 है तो ये वाला कितना होगा 60, राइट, ये वाला 60 होगा, दोनों के बीच में ये 30 है तो ये 60, ये 90 होगा, राइट। लो इधर, अच्छा वो मत देखो, ये देखो, ये 30 ये 90, तो ये वाला कितना होगा 60 डिग्री, मतलब एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री, मतलब थीटा क्या हो जाएगा हमारा, थीटा इज 60 डिग्री। ओके, विद द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 10 पावर माइनस 1 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 10 पावर माइनस 1 टेस्ला, द मैग्नेटिक फील्ड इज रिड्यूस्ड टू 0 इन 10 पावर माइनस 4 सेकंड, मतलब ये B1 है तो B2 क्या है 0 है, टाइम कितना लिया है 10 पावर माइनस 4 सेकंड, डेल्टा टी। फाइंड आउट द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल, सिंपल, ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है, E is equal to delta phi by delta t, so minus delta phi नहीं, so E is equal to minus delta phi is phi 2 minus phi 1 divided by delta t। अब phi 2 जो है 0 है, क्यों phi 2 0 है, phi 2 इसलिए 0 है क्योंकि B 0 है, B2 0 है, phi 2 is 0 as B2 is 0, उसकी जगह 0 रख लेता हूं मैं, so E will be equal to minus 0 minus what is phi 1, phi 1 is B1A cos theta divided by delta t, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा प्लस, तो B1 कितना है 10 पावर माइनस 1 इंटू A कितना है 100 इंटू 10 पावर माइनस 4 cos थीटा, cos 60 कितना होगा, cos 60 1/2 डिवाइडेड बाई टाइम कितना है 10 पावर माइनस 4 सेकेंड्स, जब ये कैंसिल करेंगे चला जाएगा, 10 पावर माइनस 1 से x 0 गया, तो 2 1 जा 2 5 जा, सो ईएमएफ कितना हो जाएगा 5 वोल्ट हो जाएगा, इजी, डेल्टा माइनस डेल्टा 5 बाय डेल्टा टी, डन। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 0.1 एम्पियर, कितना करंट है, करंट है 0.1 एम्पियर, is placed at a distance of 10 मीटर from a small conducting square loop in the same plane। अच्छा, एक वायर है ऐसे जिसमें से करंट जा रहा है I, इससे 10 मीटर डिस्टेंस, d डिस्टेंस मान लेता हूं, इससे d डिस्टेंस अवे एक स्क्वायर लूप को इन लोगों ने प्लेस किया, तो d कितना है, d है हमारा 10 मीटर। ओके, द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 11 मिलीमीटर, साइड ऑफ द स्क्वायर कितनी है, मान लेता हूं a है, a की वैल्यू कितनी है 11 मिलीमीटर है। ओके, एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द स्क्वायर इज 3 ओम, स्क्वायर का रेजिस्टेंस कितना है हमारा, ये है 3 ओम। द एक्सटर्नल एजेंट ग्रेजुअली चेंजेस द शेप ऑफ स्क्वायर लूप टू नियरली अ सर्कल इन 2 सेकंड, मतलब इनिशियली ये जो स्क्वायर था वो चेंज किस में हो जा रहा है, वो हो जा रहा है सर्कल में, कितने टाइम में, इन 2 सेकंड्स। सो व्हाट इज द एवरेज इंड्यूस्ड करंट इन द लूप,
अब इंड्यूस करंट चाहिए, अब इंड्यूस्ड करंट के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहिए। अब व्हाट इज फॉर्मूला फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ? इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। व्हाट इज डेल्टा फाई? फाई टू माइनस फाई वन, तो निकाल लेते हैं। फाई वन क्या होगा? फाई वन विल बी इक्वल टू बी इंटू एरिया वन, क्योंकि एंगल दोनों के बीच में 0 डिग्री है। तो एरिया वन कितना होगा? एरिया वन होगा स्क्वायर का। सो फाई वन विल बी इक्वल टू व्हाट इज बी? बी इज म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई डी इंटू व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर? एरिया ऑफ दिस स्क्वायर विल बी ए स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा फाई वन। व्हाट विल बी फाई टू? फाई टू हो जाएगा, फाई टू विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई डी यानी बी इंटू एरिया। व्हाट विल बी एरिया ऑफ द सर्कल? एरिया ऑफ द सर्कल विल बी पाई इंटू आर स्क्वायर। हमें आर की वैल्यू पता नहीं है, तो आर की वैल्यू कैसे निकालें? आर की वैल्यू कुछ ऐसे निकालते हैं कि मान लीजिए दोनों का पेरीमीटर जो है, मतलब ये स्क्वायर लूप जो है वही तो सर्कल में चेंज हो रहा है, राइट? तो मतलब ए ए ए ए यानी 4a विल बी इक्वल टू 4a विल बी इक्वल टू व्हाट? 2 पाई आर, राइट? एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है? 2 पाई आर। तो यहां से 2 1s आर 2 2s आर, तो r विल बी इक्वल टू 2a बाई पाई। ठीक है, तो यहां से सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं मैं। फाई टू विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई डी इंटू पाई, आर की जगह 2a बाई पाई का होल स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर विल बी 4a स्क्वायर डिवाइड बाई पाई स्क्वायर। तो यहाँ से पाई स्क्वायर से पाई चला जाएगा, देयरफॉर फाई टू क्या बच जाएगा हमारा? म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई डी इंटू यहाँ से a स्क्वायर भी अगर कर लूं तो अंदर आ जाएगा 4 बाई पाई। ठीक है, तो अब हमें चाहिए फाई टू माइनस फाई वन यानी चेंज इन फ्लक्स। तो देखते हैं फ्लक्स का चेंज क्या होगा। डेल्टा फाई विल बी इक्वल टू फाई टू माइनस फाई वन। So delta phi will be equal to what is phi 2? Phi 2 is this thing, mu naught I a square divided by 2 pi d into 4 by pi minus what is phi 1? Phi 1 क्या है? Phi 1 यहाँ से देख सकते हैं, mu naught I a square divided by 2 pi d। उसको सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ, mu naught I a square divided by 2 pi into d। अब दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में एक चीज कॉमन है, that is nothing but mu naught I a square divided by 2 pi d। ठीक है, दोनों में कॉमन है, तो बचा क्या? इधर बचा है 4 बाई पाई माइनस 1। ठीक है, तो अब इसके वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं और हमें फाइनल वैल्यू ऑफ फाई निकल जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा। तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्या आया है? म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई डी इंटू 4 बाई पाई माइनस 1। ठीक है, तो देखते हैं डेल्टा फाई इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट? म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू एरिया कितना है, सॉरी करंट कितना है? करंट है हमारा 0.1। कितना है करंट? अरे करंट है 0.1, राइट? कितना है? 0.1 और ए है 11 मिलीमीटर और डी है 10 मीटर। तो देखते हैं, हाँ करंट कितना हो गया? 0.1 यानी 10 पावर माइनस 1 लिख सकता हूँ मैं इसको। ओके, 10 पावर माइनस 1 इंटू ए कितना है? 11 मिलीमीटर, उसका होल स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121, मिलीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा 10 पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू व्हाट इज डी? डी इज 10 मीटर। ओके, इंटू 4 बाई पाई, 4 डिवाइड बाई 3.14 माइनस 1। ठीक है, ओके, तो अब देखते हैं 2 पाई से ये कैंसिल होकर 2 बच जाएगा। तो अब अगर इधर देखें तो 10 पावर माइनस 7 माइनस 6 और माइनस 7 कितना होगा? ये हो जाएगा 10 पावर माइनस 14, और इसको अगर कैंसिल करूं तो ये हो जाएगा 12.1। तो डेल्टा फाई जो बच जाएगा दैट विल बी 2 into 12.1, दैट विल बी 24.2 into 10 to the power minus 14 into what is 4 by 3.14? चेक कर लेते हैं, 1.2 समथिंग होगा, चेक करते हैं, देखते हैं। 4 डिवाइड बाई 3.14, हाँ 1.27। ठीक है, कितना है? 1.27 माइनस 1, तो ये हो जाएगा हमारा डेल्टा फाई विल बी इक्वल टू 24.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 इंटू 1.27 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0.27। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0.27 इंटू 24, 24.2 इंटू 0.27 कितना हो जाएगा? 6.534। कितना होगा? डेल्टा फाई विल बी इक्वल टू 6.534 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14। ये आ गया हमारा क्या? डेल्टा फाई। अब हमें चाहिए क्या? ई। तो ई विल बी इक्वल टू डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। So E is equal to what was delta phi? 6.534 into 10 to the power minus 14 divided by 2। टाइम कितना था? 2 सेकेंड्स था। So E will be equal to, सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? 3.14, राइट, 3.14
4 इंटू 10⁻⁻14, ये आ जाएगा हमारा ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब हमें चाहिए था इंड्यूस्ड करंट, सो आई विल बी इक्वल टू ई बाई आर, तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 10⁻⁻14 डिवाइड बाई 3, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.1 के आसपास इंटू 10⁻⁻14, अप्रोक्सीमेटली 1.0 समथिंग आएगा, तो 1.1 के आसपास होगा, 1.1 इंटू 10⁻⁻14 एम्पियर, ये हो जाएगा हमारा इंड्यूस्ड करंट, जिसकी वजह से सर्कुलर लूप जो था वो स्क्वायर लूप जो था वो सर्कल में कन्वर्ट हो रहा। तो इसी के साथ आपका ये लेक्चर खत्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और डाउनलोड कीजिए इस नोट्स, आपको मिलते हैं, बाय बाय।